हेलो राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं संजय केवट आज चर्चा करूंगा आपके सामने लेके चैप्टर थर्ड, जो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है, उसके जो बोर्ड PYQ है, अर्थात वह क्वेश्चंस जो पहले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक के 2017 से लेकर 2024 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए ना बोर्ड के अंदर, और कौन से चैप्टर में से 12th का जो चैप्टर है जिसका नाम है इरिगेशन या सिंचाई, उस चैप्टर में से जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का सॉल्यूशन आज हम यहाँ करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर फर्स्ट की तुम्हारे वीडियो का सॉल्यूशन करवा चुके हैं, सेकंड वाली हो चुकी है, आज है चैप्टर नंबर 3। हम देखेंगे इसके अंदर वह क्वेश्चन, उनके ऊपर गौर करना है। देखो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो या नहीं हो बहुत बाद का पॉइंट है, लेकिन आपको ये पता रहेगा इससे कि इस चैप्टर में से पहले कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार पूछे गए हैं, और कब से लेके 2017 से लेके 2024 तक के तुम्हारे सामने सब पेपर आ गए हैं। तो देखो आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बूंद बूंद सिंचाई विधि, जो ड्रिप सिंचाई विधि है, उसका विकास कहां से हुआ था। इसका विकास कहां से होता है। एक विधि है सिंचाई की जिसका नाम क्या है, बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप विधि। इसका विकास कहां से हुआ था। इसका विकास हुआ था बेटा कहां से, इसका विकास हुआ था इजराइल से। कहां से हुआ था, इजराइल से। बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप सिंचाई विधि का विकास कहां से हुआ है, इजराइल से। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चना एवं मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए। चना और मक्का में सिंचाई क्रांतिक अवस्थाएं। क्रांतिक अवस्थाओं का मतलब होता है क्या है। क्रांतिक अवस्थाओं का मतलब होता है कि फसल की वह अवस्था जिस पर पानी देना अनिवार्य होता है, वो सिंचाई कौन सी अवस्था कहलाती है, क्रांतिक अवस्था कहलाती है। और क्रांतिक अवस्था कब आती है, किसी भी फसल की एक मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है जिस पर अगर तुम लोगों ने फसल को पानी नहीं पिलाया तो शायद वो डेड हो जाएगी या क्या हो जाएगा, उसमें जो उपज है उपज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है सर, बताओ आप दो दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, दो दे रखे हैं। एक तो क्या दे रखा है, चना दे रखा है, और सेकंड क्या दे रखा है, मक्का दे रखा है। अब दोनों का बताना है। और क्रांतिक अवस्थाओं का मतलब हो गया क्या होती है, सिंचाई की वह अवस्था जिस पर पानी देना अनिवार्य होता है, वह क्या कहलाती है, उसकी क्रांतिक अवस्था कहलाती है। देखो अब चने की क्रांतिक अवस्था क्या होगी। चने की क्रांतिक अवस्था वह रहेगी कि फलियों बनने से पहले, देखो फलियां बनते समय और पुष्प आने से पहले कोई भी तुम्हारे 3 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तीनों की ध्यान रखो, चना, सरसों, नहीं स्लाइड पे लिखते हैं, देखो चना, सरसों और अलसी। चना, सरसों और अलसी। अब इन सिंचाई की 3 अवस्थाएं होती है। क्या होती है, फूल आने से पहले, फूल आने से पहले, वह फलियां बनते समय। ये किसकी होती है, चना, सरसों और अलसी की। और तुम्हारे क्या दे रखा था, एक और क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में तुम्हारे दे रखा था, क्या दे रखा था, एक क्या पूछ रहा था, एक साथ में पूछ रहा था तुम्हारे मक्का से था ना। हाँ, एक किसकी लिखनी है, मक्का की। चना की बता दी, और सेकंड क्या बचा तुम्हारे सामने, मक्का। अब मक्का की देखो, मक्का। अब मक्का में कब सिंचाई की अवस्था होती है, इसमें आती है जो नरमंजरी बनती है ना, ऊपर देखा होगा तो एक तो मादा होती है, एक नर होता है। जो ऊपर टेसल होता है ना मक्का के ऊपर, जो नरमंजरी निकलती है, जैसे वो बोलते हैं क्या जू आ रहा, क्या बोलते हैं तुम्हारी देसी भाषा में, तो उसको बोलते हैं नरमंजरी। क्या बोलते हैं, नरमंजरी। तो कब होनी चाहिए सिंचाई इसके अंदर, इसकी मुख्य सिंचाई अवस्था है नरमंजरी बनते समय। नरमंजरी बनते समय। और नरमंजरी को क्या बोलते हैं, टेसल। क्या बोलते हैं, टेसल। नरमंजरी को बोलते हैं बेटा टेसल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि चना सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं लिखी है। आगे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। अब सिंचाई की कितनी विधियां होती है, बहुत सारी होती है। एक तो होती है पृष्ठीय, एक होती है अधोपृष्ठीय। पृष्ठीय का मतलब होता है कि मृदा की जो सतह होती है ना, उस पर सिंचाई करने की विधियां। और अधोपृष्ठीय का मतलब होता है कि जो पौधों का जड़ क्षेत्र है ना, उस जड़ क्षेत्र में सिंचाई करना, वो क्या कहलाती है, अधोपृष्ठीय। 2 प्रकार की होती है सिंचाई की 2 विधियों का। अब 2 विधियों का वर्णन कर सकते हो। फर्स्ट तुम्हारे अगर पता है तो कौन सी आती है, एक आदि इसका नाम क्या है, क्यारी विधि। कौन सी विधि, क्यारी विधि। क्यारी विधि, इसको क्या बोलते हैं, चेक बेसिन। क्या बोलते हैं, चेक बेसिन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं चेक बेसिन। इसके पॉइंट लिख सकते हो। इसका प्रथम पॉइंट क्या लिखोगे, इसका प्रथम पॉइंट ये लिखोगे कि सबसे सरल विधि, सबसे सरल विधि। सेकंड पॉइंट क्या है, सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि। सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे,
सर्वोत्तम फसल। अब इस विधि से अगर अपन क्या कर रहे हैं, किसी भी फसल को ले रहे हैं तो उसके लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी रहेगी? गेहूं और जौ। कौन सी रहेगी? गेहूं और जौ। ये तो हो गई इसकी क्या लाभ। और लाभ क्या है इसके? एक और पॉइंट लिख लो, पानी का समान वितरण। पानी का समान वितरण। और इसकी सीमा ही लिखना चाहते हो, सीमा का मतलब हानियां, तो इसकी एक हानि लिख लो यहीं पे। हानि क्या है? खेत का बड़ा भाग मेड़ बनाने में। ठीक है, खेत का बड़ा भाग क्या होता है? मेड़ बनाने में चला जाता है। नेक्स्ट कौन सी विधि? दो सिंचाई विधियों के बारे में पूछ रहा है। एक तो होगी तुम्हारी कौन सी विधि? क्यारी विधि। क्यारी विधि को क्या बोलते हैं? चेक बेसिन। कौन सी विधि है? भारत में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है? क्यारी विधि। और सर्वोत्तम फसल कौन सी ली जाती है इसमें? गेहूं और जौ। कौन सी ली जाती है? गेहूं और जौ। एक और देखो, एक और कौन सी विधि है जिसका नाम बोलते हैं बाढ़ विधि। कौन सी विधि? बाढ़ विधि। और बाढ़ विधि को क्या बोलते हैं? फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन। अब फ्लड इरिगेशन में देखो, फ्लड इरिगेशन में क्या लिखोगे? इसके अंदर प्रथम पॉइंट देखो, वो विधि किसमें लेके जा रही प्रयोग? वो उसमें लेके जा रही थी जहां कौन सी विधि? क्यारी विधि। और किसमें प्रयोग में ले रहे थे? गेहूं और जौ के अंदर। इसको किसमें प्रयोग लेंगे? देखो, इसका प्रथम पॉइंट ये है कि ये इस विधि का प्रयोग, ये विधि, वे विधि वहां प्रयोग में ली जाती है ये विधि वहां प्रयोग में ली जाती है जहां पर जल की भरपूर उपलब्धता होती है। भरपूर उपलब्धता होती है। अब इस विधि के पूछ ले तुम्हारे को क्या? बाढ़ विधि की तुम्हारे को पूछ ले कि सर्वोत्तम फसल। अब आपने पढ़ी अभी कौन सी? क्यारी विधि। क्यारी विधि की सर्वोत्तम फसल कौन सी है? गेहूं और जौ। कौन सी है? गेहूं और जौ। लेकिन बाढ़ विधि की पूछ ले तुम्हारे से, किसकी पूछ ले बेटा? बाढ़ विधि की। तो बाढ़ विधि की सर्वोत्तम क्या रहेगी? तो लिखो, बाढ़ विधि की सर्वोत्तम फसल। अब सर्वोत्तम का मतलब क्या है? सर्वोत्तम का मतलब यह है कि अगर उस विधि से अपन सिंचाई करेंगे ना तो उस फसल के लिए लाभदायक रहेगी। और किस फसल के लिए लाभदायक रहेगी? इसके लिए लिख लो बेटा धान। कौन सी लिख लो? धान। क्यों रहेगी? जल भरावों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चाहिए? फसल धान। धान कहां पर होगा? जहां पर क्या रहेगा? खेत के अंदर क्या भरा रहेगा? पानी भरा रहेगा। और बाढ़ विधि में क्या होता है? खेत के अंदर क्या भरा रहता है? पानी भरा रहता है। देखो, ये कौन सी विधि होगी? तुम्हारे दो विधियों के बारे में लिखना था और दो विधियों के पॉइंट तुम्हारे सामने आगे। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सरसों में क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए। सरसों में क्या लिखना है? सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। अब सरसों में सिंचाई क्रांतिक अवस्थाएं मेरे को बता दी, कितनी बताई सर आपने? दो बताई, तो दोनों लिख दो। सरसों में क्रांतिक अवस्थाएं कितनी होती है? दो होती है। और दोनों कौन कौन सी होती है? अभी तुम्हारे को बताऊंगा मैं। अभी तुम्हारे को लिखो यहाँ पर, सरसों में कितनी सिंचाई की अवस्था होती है? दो। कौन सी? एक तो लिखो फलियां बनने से, फलियां दो होती है बेटा, दोनों को लिख लो। या तो एक ही पूछ रहा होगा, लेकिन अपन क्या लिखेंगे? दोनों लिखेंगे। देखो फर्स्ट तो फूल आने से पहले, फूल आने से पहले, फूल आने से पहले क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है? फलियां बनते समय, फलियां बनते समय। ये दो इसकी मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं हैं, फलियां बनते समय। समझ में आई? ये तो थी फर्स्ट और ये कौन सी थी बेटा? सेकंड। दोनों तुम्हारे सामने समझ आई। किसकी पूछ रहा था? सरसों में सिंचाई क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए। और क्वेश्चन कब पूछा गया मेरे राजा? मेरे राजा क्वेश्चन कब पूछा गया? 2018 बोर्ड के अंदर। कब क्वेश्चन पूछा गया? 2018 बोर्ड के अंदर। अगली क्या पूछ रहा है? सिंचाई की क्यारी विधि चेक बेसिन का चित्र बनाइए। वर्णन नहीं पूछ रहा है। क्या नहीं पूछ रहा है? वर्णन नहीं पूछ रहा है, उसकी विशेषताएं नहीं लिखनी है। जबकि जो पिछली वाली स्लाइड थी ना, उस वाली स्लाइड में मैं करवा चुका हूं क्या कि क्यारी विधि के अंदर कौन कौन से पॉइंट है, उसकी सीमाएं क्या है, उसके लाभ क्या है और वो कौन सी विधि है, उसके बारे में जो भी तुम्हारे को बताना था वो मैं पिछली वाली स्लाइड में बता चुका हूं। अब क्या पूछ रहा है? चित्र पूछ रहा है भाई साहब। और कौन सी विधि का? क्यारी विधि का। तो देखो मेरे राजा, कौन सी विधि है? क्यारी विधि। क्यारी विधि। और क्यारी विधि को क्या बोलते हैं? क्यारी विधि को बोलते हैं चेक बेसिन। क्या बोलते हैं? चेक बेसिन।
अब चेक बेसिन में देखो, चेक बेसिन के अंदर क्या रहेगा, इसका चित्र बनाना है। और चित्र कैसे बनाओगे बेटा, मैंने बताया था कि कौन से क्षेत्रों के अंदर, समतल क्षेत्रों के अंदर कौन सी विधि का प्रयोग लिया जाता है, क्यारी विधि का। तो ये लो भाई साहब, पहले तो क्या बनाओ, समतल क्षेत्र बना लिया। सर बना लिया हमने, समतल क्षेत्र बना लिया, वेरी गुड, बना लिया तो ठीक है साहब। ये समतल क्षेत्र नहीं है सर, इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अरे ये ले रे यार शुरू से मैं, क्या है यार, डिजिटल बोर्ड है भाई साहब, व्यवस्था है, व्यवस्था सब है, व्यवस्था क्या है, सब है तुम्हारे। तो क्या बस सर आप इधर से ले लो ना, शेप ले लो एक कोई सा भी, तो मैं शेप ले लूंगा मेरे राजा। यहाँ हमारे क्या दिक्कत है, फिर टेक्नोलॉजी का मतलब ही क्या निकला, ये आ गया भाई साहब। और ये कौन सी विधि का आ गया, ये आ गया तुम्हारे कौन सी विधि का, ये देख लो। अब इतना भी कोई बराबर हो सकता है क्या सर, वास्तव में मजा आ गया। देखो अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तुम्हारे को कि चेक बेसिन क्या होती है। अब देखो इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर क्या किया तुम लोगों के, समतल क्षेत्रों के अंदर और कौन सी वर्गाकार के अंदर, कौन सी के लिए प्रयोग में लिया जाता है, वर्गाकार क्षेत्र। वर्गाकार एक आकार का खेत था जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, चारों ओर से वर्गाकार समतल क्षेत्र के अंदर प्रयोग किया। अब देखो इसके अंदर क्या बनाएंगे अपन, क्यारियां बनाएंगे, ये बना दी क्यारियां। अब थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, इतना परफेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मैं परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है सर, ये क्यारियां बना दी। अब क्यारियों के कितने भागों में डिवाइड करेंगे, ये लंबी लंबी क्यारियां नहीं रहेगी। अगर मेरे राजा लंबी कर दी तो कौन सी हो जाएगी वो विधि, अरे वो तो विधि हो जाएगी बॉर्डर पट्टी विधि। कौन सी हो जाएगी, बॉर्डर पट्टी विधि, स्ट्रिप्ट मेथड हो जाएगा। ये क्यारियां बना दी भाई साहब। और ये कौन सी विधि का चित्र है, ये है तुम्हारे कौन सी विधि का, क्यारी विधि का। कौन सी विधि का बेटा, क्यारी विधि का। अर्थात एक पॉइंट लिख सकते हो क्या, सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली, सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली, और सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है, क्यारी विधि। इसमें क्या देखो, क्यारी आकार, क्या आकार कैसा बेटा, वर्गाकार आकार है। और सब में क्या होगा, पानी का समान वितरण। क्या होगा, पानी का समान वितरण, पानी का समान वितरण। समझी बात को, ये कौन सी विधि है बेटा, क्यारी विधि। क्यारी विधि का चित्र पूछ रहा है, तुम्हारे सामने लिख दिया, पानी का क्या होता है, समान वितरण होता है। और कौन सी फसल के लिए, अगर फसलें पूछ ले तो फसल लिखो मेरे राजा, फसल लिखो। और फसल कौन कौन सी आएगी, फसल आएगी गेहूं और जौ, गेहूं और जौ के लिए क्या है, ये सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, चेक क्यारी विधि तुम्हारी कंप्लीट हुई। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है फसलों की जलमांग को परिभाषित कीजिए। अरे फसलों की जलमांग को क्या कहते हैं, फसलों की जलमांग क्या होती है, उसकी परिभाषा लिखना है। तो फसलों की परिभाषा क्या होती है, देखो जलमांग की मैं लिखता हूं यहां पर। पहले बोल के सुनाऊं क्या, हाँ सर एक बार बोल के सुना दो ताकि हमारी क्लियर हो जाए। क्या होती है, फसल की बुआई से लेकर, कहां से, फसल की बुआई से लेकर जो कटाई तक उसकी जो जल की आवश्यकता होती है, वही फसल की क्या कहलाती है, जलमांग कहलाती है। सर एक बार आप और लिख दो हमारे को, फिर समझ में आएगा। तो देखो आगे, किसी भी फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जो जल की आवश्यकता होती है, वही फसल की जलमांग कहलाती है। क्या कहलाती है, जलमांग कहलाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, फसल की जलमांग को परिभाषित कीजिए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि किसान के पास 2 सिंचाई का पानी हो तो सुझाव दीजिए कि चने की फसल में किन 2 क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाई करेगा। अरे मैंने बताया था चने के अंदर कितनी 2 क्रांतिक अवस्थाएं होती है, फर्स्ट और सेकेंड। अगर दोनों उपलब्ध है, क्या है राजा, अगर 2 ही उपलब्ध है तो 2 कौन सी करेगा, एक तो करेगा क्या करेगा, फूल आने से पहले। कब करेगा, फूल आने से पहले। फूल आने से पहले। और एक कब करेगा, फलियां बनते समय, फलियां बनते समय। समझ में आई बात, समझ में आई बात। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि चने की फसल में कितनी क्रांतिक अवस्थाएं होती है, वैसे होती भी 2 ही है। और तुम्हारे क्या पूछ रहा था इसमें ये पूछ रहा था कि फर्स्ट कब होगी और सेकंड कब होगी। समझे बात को, तो फर्स्ट तुम्हारे को बता दी कब आएगी, फूल आने से पहले, और दूसरी क्या रहेगी तुम्हारे, फलियां बनते समय। सर यहां तक हो गया। अब आप बताओ हमारे को ये जल मांग कब कराओगे सर, जल मांग में सर प्रत्येक की अलग अलग होती है क्या, हाँ बेटा हर की फसल की अलग अलग दे रखी है और तुम्हारी बुक के अंदर नोट करके। सबसे मुख्य पॉइंट क्या है, तुम्हारी बुक ने सबकी जो 5-10 क्रॉप है ना, उन क्रॉप की जल मांग लिख
लिख रखी है और वो तुम्हारे को रटना है भाई साहब। सर आप यहाँ पर एक लिख दोगे क्या हमारे बारे में? बिल्कुल बेटा, ये भी एक स्लाइड लिखूंगा जिसके अंदर पूरी अरे जितनी भी जलमांग दे रखी है ना सभी जलमांग आ जाएगी यहाँ पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतही सिंचाई की बॉर्डर विधि का चित्र बनाइए। अरे मैंने बताया था ना अभी बॉर्डर विधि में और क्यारी विधि में क्या डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पर कौन सी विधि पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बॉर्डर विधि। बॉर्डर विधि, और बॉर्डर विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रिप मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रिप मेथड। देखो ये आ गया तुम्हारे सामने स्ट्रिप मेथड। अब स्ट्रिप मेथड में क्या करना है, बॉर्डर सिंचाई विधि के अंदर क्या करना है इसके अंदर देखो आगे, इसके अंदर पस तुम्हारी ये रहेगा, क्या रहेगा सर, इसकी बॉर्डर पट्टी विधि क्या पूछ रहा है, चित्र बनाइए। चित्र भी बनाना है साथ में क्या करना है, अरे मैंने बताया था ना अभी, एक दो पॉइंट लिखवा दूंगा मैं तुम्हारे, कौन सी फसल है इसके लिए सर्वोत्तम, सर्वोत्तम कौन सी फसल इसके लिए, ये कितनी जलमांग की आवश्यकता होती है, इस विधि में क्या लाभ है क्या हानि है, सर सब बता दोगे कि हाँ। देखो ये देखो ये तुम्हारा चित्र बन गया, यहाँ पर चित्र बन गया ना। अब इस विधि के अंदर क्या डिफरेंसेस है, क्यारी विधि के समान ही है, सिर्फ क्या है उसके अंदर क्या करते हैं अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं, इसके अंदर अलग अलग भागों में डिवाइड नहीं करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, इसे लंबी लंबी क्या बनाई जाती है, पट्टियां बनाई जाती है, जिनको बोलते हैं पट्टियों को। अरे पट्टियों को क्या बोलते हैं, स्ट्रिप। क्या बोलते हैं, स्ट्रिप। और इसके अंदर क्या तुम्हारे का नाम ही डिसाइड कर रहा है, क्या बना दी, लंबी लंबी पट्टियां बना दी। तो इस विधि के अंदर देखो बॉर्डर पट्टी विधि क्या बोलते हैं, स्ट्रिप मेथड। इसके अंदर क्या की जाती है, लंबी लंबी पट्टियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, लंबी लंबी पट्टियां बनाई जाती है। इस विधि के अंदर क्या है, इस विधि के अंदर किस फसल के लिए प्रयोग मिली जाती है, तो लिखो यहां पर लिखो, पहले फसल से पहले एक पॉइंट लिखो, देखो इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग बालू मृदा में नहीं किया जाता है। कौन सी मृदा के नहीं किया जाता है, बालू मृदा में इस विधि का क्या नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता। और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि इस विधि के अंदर क्या होता है, इस विधि के अंदर क्या होता है, जो आपने वहां पर देखा ना, अरे यार देखो क्यारी विधि के अंदर प्रयोग में करेंगे, क्यारी विधि के अंदर प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, बहुत सारा भाग किसमें चला जाएगा, सिर्फ मेड़ बनाते हैं ना, अरे दोरे बनाते हैं, क्यारियां बनाते हैं, तो उस क्यारी में थोड़ी फसल होती है, वहां पर तो कोई फसल नहीं होती है, तो वहां पर क्या होगा, क्यारी और मेड़ बनाने में अत्यधिक भाग चला जाएगा। लेकिन जबकि इसमें नहीं होगा, तो इसके अंदर क्या होगी, खेत का संपूर्ण उपयोग, क्या होगा, खेत का संपूर्ण उपयोग। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, सेकंड पॉइंट ये है कि जब इसका इस विधि से तुम लगाओगे ना, तो इसके अंदर पॉइंट क्या रहेगा, इसके अंदर मुख्य पॉइंट रहेगा, जब तुम कटाई और गहाई करोगे तो उसके अंदर क्या रहेगी, कटाई का मतलब क्या होता है, हार्वेस्टिंग, और गहाई का मतलब क्या होता है, थ्रेसिंग। समझे बात को। और जब थ्रेसिंग कराओगे ना, मशीन को लेके जाओगे तो क्या रहेगी, सुलभ रहेगा। तो कटाई व गहाई में सरलता क्या रहेगी, उनमें सरलता रहेगी। ठीक है सर, ये होगी। तुम आपने कौन सी विधि बताई, बॉर्डर पट्टी विधि या स्ट्रिप मेथड। आगे देखो, आगे देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि मक्का में सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए। और मक्का में मैंने बताया था कितनी क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। अरे मक्का के देखो यहाँ पर, किसकी, मक्का, मेज, क्या मेज, मक्का का वानस्पतिक नाम जिया मेज। क्या होता है, जिया मेज। इसमें देखो फर्स्ट, हाँ क्या देखो फर्स्ट क्या है, मक्का में सिंचाई क्रांतिक अवस्थाओं के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट ये है कि कब करेंगे सिंचाई, मतलब क्रांतिक अवस्था कितनी। तुम्हारे सामने मुख्य पॉइंट क्या है, तुम्हारे जितनी भी फसलें दे रखी थी सबका लिखवा चुका हूं। आज कौन सी का है, मक्का। मक्का में कितनी अवस्थाएं होती है, दो। फर्स्ट क्या होती है सर, नर मंजरी बनते समय। कब, नर मंजरी बनते समय, नर मंजरी बनते समय। और सेकंड क्या है, टेसल निकलते समय। अरे सर वास्तव में दोनों ही आ गए, टेसल निकलते समय। ये क्या हो गए, अरे ये क्या हो गए, ये उसकी क्या उनसी अवस्था हो गई, क्रांतिक अवस्था। और क्रांतिक अवस्था का मतलब क्या होता है, पौधे की वह अवस्था जिस अवस्था पर क्या पानी देना अनिवार्य होता है, वह कौन सी अवस्था कहलाती है, वह कहलाती है क्रांतिक अवस्था। सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, मूंगफली फसल की जलमांग लिखिए। अरे मूंगफली फसल की जलमांग कितनी होती है, बताओ जल्दी से। मूंगफली जो अपनी फसल होती है
उसकी जलमांग कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई साहब। मूंगफली फसल की जलमांग, और जलमांग बता देनी तुम्हारे को, जल्दी से बता देनी कितनी होती है। अरे मेरे राजा बताओ ना कितनी होती है। सर ये नहीं आ रहा हमारे को, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा अगर तुम्हारे लोगों ने इसने कमेंट नहीं किया तो। देखो साहब कितनी होती है मूंगफली, मूंगफली की जलमांग कितनी होती है? अरे कितनी होती है राजा? ये तो होती है सर, आपने बताया था कितनी, 500 से 700। कितनी होती है? 500 से 700। कितने होती है? एमएम के अंदर। किसमें होती है? एमएम के अंदर। अगर कभी भी सेंटीमीटर में पूछ ले तो लास्ट वाले जीरो को हटा देना और क्या लगा देना? सेंटीमीटर लगा देना। और कितनी हो जाएगी सर सेंटीमीटर में पूछेगा तो इसमें हो जाएगी बेटा कितनी? 50 से 70 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगी? 50 से 70 सेंटीमीटर। सर वास्तव, अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, जेट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों को क्या कर रखा है? अरे इसमें क्या तुम्हारी जो बुक है ना 12th की, इसके अंदर क्या कर रखा है? एमएम के अंदर दे रखा है सभी डिजीज को, और वहां पर जेट में किसमें पूछ लिया? सेंटीमीटर में। भाई साहब देखा ही नहीं पीछे, तो पीछे क्या एमएम लग रहा है, क्या सेंटीमीटर लग रहा है। बच्चों ने तुरंत आंसर कर दिया कि साहब फर्स्ट में हुए। और एग्जामिनर बहुत चालाक है, एग्जामिनर क्या करता है? फर्स्ट के अंदर उस ऑप्शन को रखता है जो गलत होता है, और बच्चों को लगता है फर्स्ट टिक। अरे जो फोर्थ आंसर था, जो फोर्थ उसके अंदर वो दे रखा था ऑब्जेक्टिव के अंदर, उसमें तो बच्चे गए ही नहीं। ऑप्शन किसने पढ़ा? एक पढ़ा और एक को तुरंत टिक कर दिया। यही तो बात है राजा, यही तो बात है। क्या 50 से 70 सेंटीमीटर। मैंने क्या तरीका बताया? पीछे वाले जीरो को हटा देना है और क्या लगा देना है? सेंटीमीटर लगा देना है। अरे अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखोगे तो मेरे को पता है एग्रीकल्चर वालों की गणित कैसी होती है। अरे भाई साहब मैथ का नाम लेते डरते हैं, तो इसी वजह से मैंने फॉर्मूला बताया सर। आपने क्या कि जो अपने पीछे लगा रहेगा ना जीरो, उस जीरो को काटना है और एमएम की जगह क्या लिखना है? सेंटीमीटर लिखना है। ओके सर, आगे बताओ। मूंगफली में सिंचाई क्रांति की अवस्थाएं, अगर आगे पूछेगा तो तुमको बता देंगे, अगर नहीं पूछेगा तो फिर क्या करेंगे? अरे फिर तो क्या करेंगे, मैं लिखवाना पड़ेगा। आगे देखो, बूंद बूंद सिंचाई विधि के कोई 4 लाभ लिखिए। और बूंद बूंद सिंचाई विधि को क्या बोलते हैं? ड्रिप मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिप मेथड, ड्रिप विधि, ड्रिप इरिगेशन। अब देखो इसके लाभ क्या है। ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या है कि पौधों के अंदर क्या बूंद बूंद में उसके जड़ क्षेत्र तक पानी पिलाना हो, क्या कहलाती है? ड्रिप विधि कहलाती है। तो देखो इसके अंदर लाभ, इसके लाभ में प्रथम पॉइंट क्या है? पौधों के जड़ों में पर्याप्त नमी होने से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल 1 नंबर पॉइंट है भाई साहब। और इसका पॉइंट का उद्देश्य क्या है? इस पॉइंट का उद्देश्य यह है कि पौधों की जड़ क्षेत्र होगी उसमें क्या मिलेगा? एक तो आप क्या करो, महीने भर में एक तालाब भर दो, और एक क्या डेली पानी पिलाओ। भाई साहब डेली पीने वाले क्या करेगा? अच्छी उपज देके जाएगा। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बताओ, पौधों के बीच सूखा रहने से खरपतवार की समस्या नहीं होती है। बिल्कुल सही पॉइंट। क्या पॉइंट है सर? कि मान लो 2 क्षेत्र है, 2 पौधे लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? एक पौधा यहां लगा हुआ है और एक पौधा यहां। अब इसके बीच में जो क्षेत्र है ये तो कुछ ही काम का नहीं है। अरे अपन यहाँ पानी पिलाएंगे, वो पानी काम में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अपन क्या करेंगे? एक ड्रिप लाएंगे, ड्रिप के पाइप को लगाएंगे इसे, और यहाँ पर क्या लगा देंगे? इमिटर्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? इमिटर्स। और ये इमिटर्स क्या कार्य करेंगे? ये इमिटर्स ये काम करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ से पानी को डिस्चार्ज करेंगे और क्या करेंगे? अपने जो पौधा होता है ना उसके पास में बिल्कुल पानी का अपन क्या करेंगे? इमिटर्स लगाएंगे। तो अपने क्या करेगा? उस क्षेत्र को घेरेगा। कितने क्षेत्र को घेरेगा? जो उस पौधे का जड़ क्षेत्र है ना, उस जड़ क्षेत्र को कवर करेगा। और वो कौन सी विधि कहलाएगी? वो अपनी कौन सी विधि कहलाएगी? बूंद बूंद सिंचाई विधि। और बीच में कोई पानी नहीं आएगा तो खरपतवार का प्रकोप नहीं होगा भाई साहब। अब खरपतवार कहां से आएगा? खरपतवार कहां से आएगा? जब खरपतवार को पानी नहीं मिलेगा, खरपतवार को नमी नहीं मिलेगी, तो खरपतवार उत्पन्न होने की समस्या परमानेंट खत्म हो जाएगी। आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट ये कह रहा है कि सिंचाई के साथ साथ एक ही बार में उर्वरक दिया जा सकता है। बिल्कुल, कैसे दिया जा सकता है? जैसे मान लो ये है, अब इसके अंदर कौन से उर्वरक का प्रयोग करेंगे? जो अपने लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना, जो लिक्विड फॉर्म में जो रसायन होते हैं उन रसायनों का प्रयोग करेंगे और किस में डाल देंगे? इस ड्रिप में डाल देंगे। और ड्रिप में क्या होगा? पौधों की जड़ क्षेत्र तक आसानी से चला जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सिंचाई तो श्रम कम मानव चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि एक बार तुम लोगों ने क्या लगा दिया? ड्रिप लगा दिया, तो उसमें कोई मानव की आवश्यकता नहीं होती है। और ये कौन सी विधि के अंदर पॉइंट है? ये बूंद बूंद सिंचाई विधि के लाभ। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर, यहां तक क्लियर हुआ। आगे बताओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूंगफली में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए। अभी बता के आया हूं। अभी जो पिछले वाली स्लाइड थी उस स्लाइड में मैंने बताया कि मूंगफली जो फसल होती है इसकी क्या बतानी तुम्हारे को? इसकी बतानी थी क्या? कि मूंगफली फसल की जलमांग। देखो सही 2 क्वेश्चन आगे। अब जिस बच्चे ने यहाँ पर दिमाग लगाया और कवर करने की कोशिश की वो यहीं का यहीं ले जाएगा क्वेश्चन को। अब बताओ सर, आप सर बताओ यहाँ पढ़ाने का क्या मतलब है? यहाँ पढ़ाने के 2 पॉइंट है। अभी मैं इसकी स्लाइड वाली थी पिछली वाली, उसमें बता के आया कि मूंगफली जो होती है उसकी जलमांग कितनी होती है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सिंचाई की अवस्थाएं। अब बताओ क्या करे? अब बताओ तुम्हारे क्या किया जाए?
अरे तुम खुद बोलो तुम्हारा क्या किया जाए सर, क्या किया जाए, अरे क्या किया जाए भी बताओ ना, जलमांग बताओ तुरंत, जलमांग कमेंट कर दो, सब कुछ तुम्हारे सामने सिस्टमेटिकली हो जाएगा। क्या कमेंट करनी है, जलमांग। अगर तुम जलमांग बता दोगे तो सिंचाई क्रांतिक अवस्था में बता रहा हूं ना, क्रांतिक अवस्थाओं में मैंने पहले बोला था कि अगर पूछेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। हाँ सर पूछ ली तो आप बता दो हमारे को कितनी क्रांतिक अवस्थाएं पूछ रहा है मूंगफली की, तो लिखो पहले सुइयां बनने से पहले, सुइयां बनने से पहले। और सुइयां किसमें बनती है, देखा होगा मूंगफली का जो जड़ क्षेत्र होता है उस जड़ क्षेत्र में व्हाइट व्हाइट कलर की सुइयां निकलती है, उनको क्या बोलते हैं, सुइयां बनने से पहले। और सेकंड क्या है इसका, इसका सेकंड ये है मेरे राजा, एक तो कब करेंगे, सुइयां बनने से पहले, और सेकंड क्या है, सेकंड ये करेंगे सुइयां बनते समय। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये आया, ये निकल के आया कि अभी जो मैंने पिछली वाली स्लाइड में कराया कि जलमांग कितनी होती है, और वो जलमांग तुम्हारे को कमेंट करना है। सर बताओ हमारे को जल्दी से, तो लिखो, लिखो कितनी होती है, ये तो तुम्हारे को कमेंट करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है, धान की फसल की जलमांग लिखिए। अरे धान, गेहूं, जौ, मक्का, अनाज, बाजरा, ज्वार, ये सब बता दूंगा तुम्हारे को। सर हमारे घर वाले नहीं बताते, हमारे को घर वाले क्यों बताएंगे भैया, घर वाले तो यहाँ पढ़ने भेज रहे हैं और तुम यहाँ की क्या पढ़ रहे हो, धान, ज्वार, बाजरा पढ़ रहे हो। अरे सर खेती के बिना क्या है, एग्रीकल्चर के बिना कोई पॉसिबल नहीं है। अरे एग्रीकल्चर है तो जीवन है, एग्रीकल्चर है तो क्या है, जीवन है। जिस दिन एग्रीकल्चर खत्म हो गई तुम्हारे कोई न्याल नहीं करेगा भाई साहब, नहीं तो स्क्वायर न्याल करेगा न थीटा न्याल करेगा, करेगा तो क्या करेगा, एग्रीकल्चर करेगी। ठीक है सर, आपने बहुत तारीफ की एग्रीकल्चर वालों की, आगे बताओ अब। हाँ देखो आगे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि धान की फसल के लिए जलमांग लिखिए। और धान की फसल के लिए कौन सी जलमांग चाहिए, देखो जलमांग तुम्हारे बहुत सारे, देखो इसमें जलमांग में एक पॉइंट है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं हर बार, गन्ना और धान के अंदर, किसमें होते हैं, गन्ना और धान के अंदर। तो लिखो धान की कितनी होती है, धान की होती है बेटा 900 से 2500 mm। अब देखो यहां पर लिखता हूं मैं गन्ने की भी, दोनों को साथ में क्लियर करते हैं। ये हो गया तुम्हारे गन्ना, और गन्ने की कितनी होती है 1500 से 2500, ये भी किसमें होती है, एमएम के अंदर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जलमांग किसकी होती है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, ये तुम्हारे सामने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं और दोनों पॉइंट को लिख के पूछ लिया कि सर्वाधिक जलमांग किसकी होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, किसको कमेंट करते हैं, गन्ना को कमेंट करते हैं। बेटा क्वेश्चन पूछने का जो तरीका रहेगा, जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है उस क्वेश्चन के आधार पर तुम्हारे को आंसर करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हो, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हो, क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कि प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से, क्वेश्चन में क्या लिखा हो कि प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जलमांग किसकी होती है। और क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हो कि किसके हिसाब से, बेटा प्रतिदिन के हिसाब से, तो किसकी रहेगी, धान की। अगर पूछ ले जीवन काल के अनुसार, जीवन काल के अनुसार, तो किसकी रहेगी बेटा, गन्ने की। दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में यहां पर क्लियर हो गए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि धान की फसल की जलमांग कितनी होती है, 900 से 2500 mm। और क्वेश्चन क्या था कि धान गन्ना की कितनी होती है, 1500 से 2500। और ये किसमें है, ये जीवन काल में। अर्थात जीवन काल का मतलब ये हो गया कि फसल को जब अपन बुआई करेंगे ना और लास्ट में जब कटाई होगी तब तक सर्वाधिक पानी कौन पिएगा, अरे तब तो गन्ना पिएगा ना। अरे सबसे मिठास किसमें होती है, मिठास गन्ने में होती है सर, तो पानी भी सर्वाधिक पिएगा। अरे मिठास तो कोई जमीन से थोड़ी लेके आएगा, वो किससे पैदा करेगा, अपने जो जल देंगे उससे लिक्विड बनाएगा। ठीक है सर, यहां तक क्लियर हुआ। आपने क्या पूछा, धान की, धान की तुम्हारे को बताई दी। अरे प्रतिदिन के हिसाब से कौन पिएगा, प्रतिदिन के हिसाब से धान पिएगा मेरे राजा। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला, बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि के कोई 4 लाभ लिखे। अब बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि का तुम्हारा चित्र बता दिया, उसकी सामान्य जानकारी बता दी। हाँ सर, सिंचाई वाला चैप्टर, सिंचाई वाले चैप्टर में तुम्हारे को उठाने की जरूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन आगे तुम्हारे सामने, बूंद बूंद आ गई, सब कुछ तुम्हारी सिंचाई की विधि तुम्हारे यहाँ पर आ गई। ठीक है सर, आगे बताओ हमारे को क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इसके लाभ। और लाभ में प्रथम पॉइंट क्या है, प्रथम पॉइंट ये कि आसान विधि। हाँ आसान विधि क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, मानव की आवश्यकता कम होती है। 5-10 स्ट्रिप बनी, यानी कि 5-10 क्या बनी, वो बनी तुम्हारी बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि, क्या बनी, पट्टियां बना दी तुम लोगों ने, और उसमें क्या कर दिया, पानी का एक द्वार बना दिया और क्या कर दिया, पानी को छोड़ दिया भाई साहब। ठीक है सर, आगे बताओ, आगे कौन सी विधि है, अधिक जल मात्रा और प्रवाह को आसानी से प्रयुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल साहब, जैसे कोई जल का प्रवाह है वो क्या करेगा, यहां से पानी देंगे तो पूरी नाली में चला जाएगा, कोई उसको इधर से उधर करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है, निराई गुड़ाई मशीनों के लिए प्रयोग क्षमता होती है, मैंने तुम्हारे पहले लिखवा दिया। अरे ये जो पॉइंट आई ना, अरे किसके पॉइंट, बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि के, ये पहले मैं करा चुका हूं और इसी पे करवा चुका हूं। जो अभी तो अपने क्वेश्चन तो अब आया ही है, इससे पिछले वाली जो स्लाइड है ना, उन स्लाइडों में कवर कर चुका हूं। अब तो क्वेश्चन तो अब आ रहे हैं भाई साहब, क्वेश्चन तो कब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। देखो आगे, आगे कौन सा है, निराई गुड़ाई मशीनों के प्रयोग में क्या आती है, सुगमता होती है। अगला पॉइंट क्या है, सुगमता
क्या रहेगी, किसी भी प्रकार की क्या नहीं रहेगी, मेड नहीं रहेगी, वो क्या एरिया नहीं रहेगी, तो क्या आएगी, सुगमता आएगी। ये थिएटर को लेके जा रहे हो, एक तो तुम्हारे क्या लग रहे, हिलोड़े लग रहे, इधर से उधर तुम वर्क कर रहे हो, और ये क्या सुगमता से जा रहे हो, आवश्यकता रहेगी ना। ठीक है सर, आगे बताओ। मेडो वन आलू के रखरखाव में कम खर्चा आता है, बिल्कुल साफ। क्या, एक तो कैरियों वाला क्या करेगा, ट्रैक्टर को इधर से उधर घुमा रहा है, और ये क्या करेगा, बिल्कुल 4-5 नाले वो बनाई पट्टियां और फ्री हो गया। ठीक है साहब, ये भी पॉइंट सही है। जल निकास की व्यवस्था करना आसान होता है, क्यों रहेगा, क्योंकि पूरा पानी कहां जा रहा है, अरे पूरा पानी तो यहां से क्या कर दोगे, जल निकास कर दोगे। समझ में आया क्या, ये पॉइंट थे तुम्हारे जो तुम्हारे सामने क्लियर हो गए। ठीक है सर, आगे बताओ नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखो, आलू की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए। 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन कि आलू की सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए, और आलू की फसल की जो सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं होती है वो कौन कौन सी होती है। देखो फर्स्ट क्या होती है, फर्स्ट तुम्हारी ये रहेगी कि आलू की किसकी पूछ रहा है बेटा, आलू 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 चालू, आलू चालू, क्या रहेगी, फर्स्ट तो क्या रहेगी, अंकुरण के समय, अंकुरण के समय, अंकुरण के समय। और दूसरा क्या रहेगा बेटा इसके अंदर, वर्दी काल के समय। और तीसरा क्या रहेगा, किसके पूछ रहा है, किसके पूछ रहा है, तुम्हारे आलू के अंदर। तो क्या करेंगे, अंकुरण के समय जिसका अंकुरण होगा तब क्या रहेगी, उसकी सिंचाई की आवश्यकता रहेगी। और दूसरी क्या रहेगी, जब उसके अंदर क्या होगा, उसका वर्दी काल होगा तब उसके अंदर क्या रहेगी, आवश्यकता रहेगी। ठीक है बेटा, आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बौछारी सिंचाई विधि के कोई दो लाभ लिखिए। और बौछारी सिंचाई विधि का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फव्वारा सिंचाई विधि। क्या होता है, फव्वारा सिंचाई विधि। देखो फव्वारा सिंचाई विधि, और इसी को क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर मेथड। क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर मेथड। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो पानी होता है उसको किसके समान देते हैं, वर्षा होती है ना, वर्षा के समान क्या किया जाता है, पानी का प्रसार किया जाता है। तो इस विधि के अंदर देखो लाभ के अंदर पॉइंट कितने पॉइंट पूछ रहा है, ये 2 पॉइंट। फर्स्ट देखो, बौछारी प्रणाली पृष्ठीय विधियों की अपेक्षा सुगम व सरल होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पानी व्यर्थ नहीं होता है, और पानी किसके समान दिया जाता है, जैसे कोई सब्जी है उसके ऊपर से पानी डलाएंगे। अरे आपने देखा होगा आसपास के क्षेत्र में होता रहता है, जो फव्वारों के माध्यम से करता है वो कौन सी विधि कहलाती है, बौछारी या पृष्ठीय सिंचाई विधि। नेक्स्ट देखो, समस्त जमीन फसल उगाने के काम आती है, जबकि पृष्ठीय भूमि का कुछ भाग मेड़ बनाने के काम आता है। कैसे, देखो इसके अंदर कोई मेड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे कोई भागों में डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोगों ने क्या किया, जो पूरा तुम्हारा खेत था, कैसे था, जो वर्गाकार खेत था, इस पूरे खेत के अंदर क्या उगा दी, फसल उगा दी। और फसल उगा क्या कर दी, तुम्हारे फव्वारा लगा दिए, और फव्वारों से क्या कर रहे हो, ऊपर सिंचाई कर रहे हो। ये विधि कौन सी है, ये विधि है फव्वारा सिंचाई विधि। इसके अंदर क्या होगा, इसमें पूरी भाग नदी में मेड़ बनाने की आवश्यकता है, न कोई क्यारी बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मुझे पूछ रहा है कि मक्का की फसल है तो उपयुक्त जलमांग क्या है। अरे मक्का की बता दी तुम्हारे को, ये क्वेश्चन तुम कमेंट करोगे, क्या करोगे कि मक्का के मैंने 2 पॉइंट बताए। कितने पॉइंट बताए मैंने, 2 पॉइंट बताए। और 2 को कौन से बताए, देखो यहाँ पर मक्का के मैं 2 पॉइंट बता चुका हूं। फर्स्ट तो क्या बता चुका हूं, आज की क्लास के अंदर अपने 2 चीजें देखी कि मक्का की जलमांग कितनी होती है। जलमांग का मतलब ये हो गया कि फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जितने पानी की आवश्यकता रहेगी वो पानी की आवश्यकता क्या कहलाएगी, जलमांग कहलाएगी। सेकंड क्या है, क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्थाओं का मतलब क्या होता है, क्रांतिक अवस्थाओं का मतलब ये होता है कि फसल की वह अवस्था जिस पर पानी देना अनिवार्य होता है वो फसल की क्या कहलाती है, क्रांतिक अवस्था कहलाती है। ठीक है सर, 2 पॉइंट बताए आपने, कितने पॉइंट बताए, 2। एक तो क्या बताई, जलमांग, और जलमांग को परिभाषित भी कर दिया, और जलमांग बता चुका हूं। और सेकंड क्या बताया, इसकी सेकंड बताई मैंने, कौन सी अवस्था, क्रांतिक अवस्था। अब बताओ भाई साहब, सिंचाई वाले चैप्टर के अंदर सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटा तुम्हारे। इस चैप्टर के तुम्हारे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, मेरे हिसाब से जो तुम्हारी ये क्लास हुई ना, इस क्लास से कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसकी जलमांग कितनी होती है, जलमांग सर आपने बता दी पिछले वाली वीडियो के अंदर, और क्रांतिक अवस्था बता दी। हमारी यहाँ बताने की जरूरत है, यहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले वाली उसको देखो स्लाइड को, और ये क्वेश्चन कर लेना। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है, सरसों की फसल में सिंचाई की कोई एक क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए। अब सरसों की फसल की मैंने तुम्हारे को 2 क्रांतिक अवस्थाएं बताई, कितनी बताई है। और हर बार पूछ रहा भाई साहब, चना, सरसों, धान, मक्का, कितने पूछ रहा है, सिर्फ 4 क्रॉप्स की, और चारों क्रॉप्स की बता चुका हूं। 2017 से लेकर 2024 तक जो तुम्हारे एग्रीकल्चर का बोर्ड का पेपर हुआ, उस बोर्ड के पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार रिपीट हुए, और वो तुम्हारे सामने आगे इस बार के पेपर का एनालिसिस करेंगे, उसके आधार पर किसका 2026 के पेपर का अनुमान लगाएंगे। ठीक है, आगे देखो किसकी पूछ रहा है, सरसों की। सरसों में कितनी होती है बेटा, फर्स्ट और सेकंड। देखो फर्स्ट कब होती है, फर्स्ट मैंने बता दिया तुम्हारे को, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, एक बार बता चुका हूं, फिर भी यहां भी लिख लो तुम एक बार। क्या होती है, फूल आने से पहले,
फूल आने से पहले, और सेकंड क्या है, फलियां बनते समय। ये किसकी अवस्था है, सरसों की। और सरसों को क्या, कितनी जल मांग की आवश्यकता होती है, तो जल मांग लिख लो, इसको होती है 350 mm। अब 250 से 300 हो सकती है, 350 से 400 हो सकती है, मुख्य कौन सी है, 350 mm। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है धान फसल की जल मांग। भाई साहब ये कोई 50 बार क्वेश्चन बता दिया तुम्हारे को इस क्लास के अंदर, अब तुम्हारे को कमेंट करना है धान की फसल की जल मांग। अब नहीं मानो तो फिर भी लिख लो, फिर भी लिख देता हूँ, फिर बोलेंगे सर आपने क्वेश्चन लिखा नहीं, आंसर छूट गया। तो इसकी कितनी होती है बेटा, इसकी होती है 900 से 2500 mm। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि बूंद बूंद सिंचाई विधि का आविष्कार कहाँ से हुआ था। और प्रथम क्वेश्चन यही था, आज की क्लास जब अपने स्टार्ट की तो प्रथम जो क्वेश्चन आया था वो यही आया था कि बूंद बूंद सिंचाई विधि का विकास कहाँ से हुआ है और इसका आविष्कार कहाँ से हुआ है। इसका आविष्कार हुआ है इजराइल से। कहाँ से हुआ है, इजराइल से। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में पूछ रहा है कि गेहूं की फसल में सिंचाई की द्वितीय क्रांति का अवस्था लिखिए। गेहूं की फसल में सिंचाई कितनी अवस्थाएं होती है, गेहूं में सिंचाई की फसल कितनी अवस्थाएं होती है, 6। और 6 के अंदर से कौन सी पूछ रहा है, द्वितीय। तो फर्स्ट तो कौन सी होती है, फर्स्ट होती है बेटा CRI। कौन सी होती है, CRI। और सेकंड क्या होती है, टिलरिंग। क्या होती है, टिलरिंग। और टिलरिंग का मतलब क्या होता है, कल्ले निकलते समय। कब होती है, कल्ले निकलते समय, कल्ले निकलते समय। ठीक है, और प्रथम कौन सी है, CRI। और CRI कब आती है, इसके डेट का विशेष ध्यान रखना, कब आती है, फसल की बुआई के 21 दिन बाद। कितने दिन बाद, 21 दिन बाद। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि सिंचाई की द्वितीय क्रांति अवस्था है, प्रथम तो क्या है CRI, कब आती है 21 दिन बाद। और द्वितीय कौन सी है, टिलरिंग। और कब, किसको क्या बोलते हैं, कल्ले निकलते समय। और ये कब आती है, ये आती है बेटा 40 से 45 दिन बाद। ठीक है, ये तुम्हारे क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द्वितीय, प्रथम और द्वितीय दोनों हो गई। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिंचाई के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। अरे उद्देश्य क्या है, सिंचाई क्यों की जाती है, ये तुम्हारे को पता होना चाहिए। सिंचाई के पॉइंट लिख रहे हो, सिंचाई का प्रथम पॉइंट क्या है, देखो एक को, ये साथ चारों पॉइंट को पढ़ो एक बार, चारों पॉइंट को जल्दी से रीड करो, चारों पॉइंट को रीड करो कि कब कब सिंचाई की अवस्थाएं की जाती है। देखो जल्दी से, अरे उधर पढ़ो, उधर क्या लिख रहा है, क्या दिख रहा है क्या तुम्हारे को। हाँ सर धुंधला धुंधला दिख रहा है, दिख तो रहा है थोड़ा बहुत तो। हाँ तो देखो जल्दी से, क्या है प्रथम पॉइंट क्या है, प्रथम पॉइंट क्या दिख रहा है, प्रथम पॉइंट ये दिख रहा है कि सर पौध वृद्धि में क्या होना चाहिए। प्रथम पॉइंट क्या है तुम्हारे सामने, प्रथम पॉइंट तो क्या है सर, प्रथम पॉइंट है कि पौध वृद्धि तो मृदा में अवश्य नमी। अरे नमी किससे रहेगी, अरे मान लो तुम वर्षा ऋतु में प्रयोग ले रहे हो तो वर्षा में तो क्या हो जाएगा, पानी कहाँ से आ जाएगा, पानी बारिश के द्वारा हो जाएगा। लेकिन मान लो ग्रीष्म ऋतु में ले रहे हो तो ग्रीष्म ऋतु में क्या प्रदान करेगी, फसल को नमी प्रदान करेगी। और नमी क्या प्रदान करेगी, सिंचाई करेगी। सिंचाई का मतलब क्या होता है कि पौधों को कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला जल क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ठीक है सर, प्रथम पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है कि फसल को अल्पावधि सूखे से बचाकर उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु क्या करेंगे कि मान लो कहीं पर क्षेत्र ऐसा है जहां पर पानी ही उपलब्ध नहीं है। मान लो बारिश के संबंध में जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, जो जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर जिले हैं, उन जिलों के अंदर क्या होता है, बरसात नहीं होती है। उन जिलों में किसके माध्यम से की जाती है, सिंचाई के द्वारा लिया जाता है, फसल उत्पादन लिया जाता है। सेकंड देखो, पौध वृद्धि हेतु क्रॉप कैनोपी के आधार पर अल्प वायुमंडल को ठंडा रखकर उसे पौध वृद्धि के लिए अनुकूल बनाने के लिए क्या रहेगा, जैसे आपने देखा होगा, अपने जो ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे मान लो कोई नदी के पास में है, तो नदी के पास में क्या होता है, जैसे कोई सब्जी उत्पादन कर रहा है तो क्या करेगा वो जो फंवारा लगाते हैं ना, फंवारा लगाने के 2 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 2। प्रथम पॉइंट तो क्या है, प्रथम पॉइंट देखिए उसके क्या मिलेगा, पानी। और सेकंड पॉइंट क्या है, जो वातावरण के अंदर जो रहेगी। अरे जैसे गर्मियों के अंदर ली जाती है फसल, खीरा का कड़ी जानते हो ना, खीरा का कड़ी को लगाते हैं गर्मियों के दिनों में। और गर्मियों के दिनों लगाएंगे ना तो क्या रहेगा, वायुमंडल क्या रहेगा, गर्म रहेगा। उसको ठंडा करने के क्या लिया जाता है, जो फंवारे लगाए जाते हैं उनसे क्या रहेगा, तो वहां का आसपास का जो वातावरण है वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। ठीक है सर, आगे बताओ। वो कर्षण परत को नरम कर्षण की रहे उनको बनाने। अब मान लो किसी भी फसल के अंदर जैसे पलाव की जाती है, गांव के अंदर एक शब्द चलता है जिसको बोलते हैं पलाव। पलाव का मतलब क्या होता है कि फसल को बोने से पहले जो उसके अंदर एक पानी दिया जाता है, उससे क्या होती है, जो कर्षण परत होती है ना, ऊपर वाली जो क्या रहेगी, ऊपर वाली जो परत होती है, उस परत को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, उसको नरम किया जाता है। नरम किसके माध्यम से करते हैं, पानी के माध्यम से। ठीक है, तो ये कौन सी परत होगी, सिंचाई क्या होगी, उद्देश्य होगी। आगे देखो, याद रखना, याद तक लास्ट था, सिंचाई के उद्देश्य तुम्हारे क्लियर हुए। कौन से क्वेश्चन थे बेटा, क्वेश्चन तुम्हारे कब से स्टार्ट हुई है, ये कब से स्टार्ट हुई, 2017 से लेकर 2024 तक के तुम्हारे जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन थे ना, सब तुम्हारे सामने आ गए।
ठीक है, अब आगे देखो, आगे कौन सा है सर, आगे और क्वेश्चन बच रहा हुआ है क्या, आगे तुम्हारी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपनी क्लास यही विराम होगी। आगे तुम्हारा नेक्स्ट जो चैप्टर है ना, अरे जो अभी तुम्हारी ये तो कितने चैप्टर का आया है, ये तो तुम्हारे कितने चैप्टर का आया है, ये तो सिर्फ कितने चैप्टर का, 3 चैप्टर का, और आगे जो तुम्हारे चैप्टर बच रहे हैं भी, उन सब चैप्टरों का तुम्हारे सामने क्या आएगा, उसके बोर्ड के क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाएंगे। उन बोर्ड के क्वेश्चन को देखना है, उनसे ये तुम्हारे को अनुमान लगेगा कि पहले बोर्ड में कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अब कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन हमेशा तुम्हारी बुक में से ही आता है, सिर्फ तरीका ये है कि तरीका चेंज होता है पूछने का, और तुम्हारे लिखने का पैटर्न क्या रहेगा वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारे कितने नंबर आते हैं। देखो लिखते सब है, सिंचाई की परिभाषा पूछेंगे, सिंचाई की परिभाषा सभी को आती है, लेकिन वहां पर किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, किस हिसाब से लिख रहे हैं, किस हिसाब से हेडिंग लगा रहे हैं, वो सब पॉइंट तुम्हारे क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और देखते रहिए लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।